नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना काल और बढ़ते अपराध। जी हां, कोरोना काल में जिस तरह से आर्थिक गतिविधियां ठप रहीं, लॉकडाउन रहा, ऐसे में कई तरह के अपराध जो हैं इस दौरान बढ़े और उन्हीं में से है साइबर अपराध, जिनमें बेतहाशा वृद्धि इस कोरोना काल में देखने को मिली। अपराधियों के हौसले भी बढ़े, ऑनलाइन ठगी की वारदातों में इजाफा हुआ और ख़ासतौर से सोशल मीडिया को एक तरह से अपना एक नया हथियार बना रखा है साइबर अपराधियों ने, और उसके ज़रिए भी ब्लैकमेलिंग और कई तरह के अपराधों को वो अंजाम दे रहे हैं। साइबर सेल के लिए भी ये इस तरह के अपराध एक चुनौती बने हुए हैं और इन्हीं पर हम आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर रोमा भट्टाचार्य हमारे साथ, मनोचिकित्सक हैं। सामाजिक कार्यकर्ता चंदना अरोरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चंदना जी, आपका बहुत स्वागत। और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अंजना मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अंजना जी, आपका भी बहुत स्वागत। और चंदना जी, आपका स्वागत। चंदना जी, आप सुन पा रही हैं हमें? चंदना जी से जैसे ही संपर्क होगा हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चर्चा का आगाज करते हैं डॉक्टर अंजना मिश्रा से। अंजना जी, क्या कहेंगी? ये कोरोना काल में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी, लॉकडाउन रहा, काम धंधे लोगों के ठप रहे, ऐसे में अचानक साइबर अपराधों का बढ़ना जो है चिंता का विषय भी है। किस तरह का एक मनोविज्ञान जो है ये इस तरह के अपराधियों के पीछे काम करता है, इस पर रोशनी डालिए। जी देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, जी जी, इस प्रकार से जीवन में भी हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। अब ये आप पर निर्भर करता है कि कोई भी परिस्थिति को आप किस तरह से लेते हैं। लॉकडाउन जो हमारे बीच रहा है, तो इसी तरह से लॉकडाउन को हर व्यक्ति को लेने की जो प्रक्रिया है वो भी अलग अलग है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर व्यक्ति पर्सनैलिटी में, लर्निंग में, मेमोरी में, सभी में सबसे एक दूसरे भिन्न है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं कोट करती हूँ कि जैसे एक बेटी चाय लेके आ रही है और उससे चाय फैल जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक हमारे सामने व्यक्ति होता है, वो कहता है कि आपको बिल्कुल भी मतलब बेटा मैनर्स नहीं है, तमीज़ नहीं है, गुस्सा करता है, डांटता है। एक दूसरा शख्स जो होता है वो ये कहता है कोई बात नहीं बेटा, इसको साफ कर दो, फैल गई, आप दूसरी चाय ले आइए। एक तीसरा जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति होता है वो ये कहता है निश्चित रूप से कि बेटा पहले ये देखिए आपकी जले तो नहीं। ये एक मैंने आपको रिएक्शंस की बात बताई। ठीक वैसे ही क्या है कि जैसे लॉकडाउन है और लॉकडाउन में जो लोग मतलब हमारे उससे जुड़े हुए हैं, मतलब क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए लॉकडाउन एक वरदान साबित हुआ है। वैसे भी हम लोग ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते और लॉकडाउन के बीच में हमने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी या लेखन लिखा। अन्य कई लोग हैं जिन्होंने मतलब उपन्यास भी पूरे किए, कहानियाँ भी पूरी की। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा हमारा जो पक्ष है वो ये कहता है कि क्योंकि हम एक ही लाठी से सबको नहीं हाँक सकते। एक कामकाजी स्त्री, एक बिना कामकाजी स्त्री और एक ऐसी स्त्री जो बर्तन मांजती है, हर एक के लिए लॉकडाउन के अर्थ अलग अलग थे, अलग अलग मायने में। जिसकी रोजी रोटी का प्रश्न है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि लॉकडाउन में कैसे बाहर जाना है, काम करना है। लेकिन ऐसे में भी मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो लोग बाइयाँ काम पे आती रही और उन्होंने किया। चलिए अर्चिता जी, आपके पास लौटूंगा वापस। चंदना अरोरा जी, आप सुन पा रही हैं हमें? जी, चंदना अरोरा जी से भी हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया है। डॉक्टर रोमा भट्टाचार्य हैं, ये भी मनोचिकित्सक हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। रोमा जी, आप सुन पा रही हैं हमें अच्छे से? हाँ जी, हाँ। रोमा जी, एक तरफ जो कोरोना काल है उसमें आर्थिक गतिविधियां जिस तरह से ठप रही, लॉकडाउन रहा पूरे देश में, लेकिन इसी बीच जो आमतौर पर अपराध होते हैं, चोरी के, लूटपाट के, इस तरह के, इन अपराधों में तो गिरावट आई, लेकिन एक साइबर क्राइम जो है वो तेजी से इसका ग्राफ बढ़ा और बहुत मामले साइबर ठगी के, साइबर क्राइम के, सोशल मीडिया पर जो है जिस तरह से उसको एक हथियार बनाकर अपराधी काम कर रहे हैं, उस तरह के अपराधों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। और साइबर सेल जो है हमारे पुलिस की जो पूरी सेल बनी हुई है, पुलिस की जो कार्यप्रणाली है साइबर अपराधों को रोकने के लिए, उससे भी एक कदम आगे कई बार जाते हुए ये अपराधी हमें दिखाई देते हैं। तो एक नया उन्होंने एक तरीका जो है अपराध का ढूंढ लिया है
और बहुत सारे ऐसे नौजवान भी निश्चित तौर पर होंगे जिनके पास काम नहीं होगा, बेरोजगार होंगे, तो उन्होंने सही मार्ग की जगह ये अपराध का रास्ता चुना। किस तरह का मनोविज्ञान इसके पीछे है और ये क्या आपको लगता है कि किस तरह से ये अपराध जो बढ़े हैं इस पर आप क्या राय देंगी? जी जी बिल्कुल, कोविड-19 पैंडेमिक के चलते क्योंकि देश भर में लॉकडाउन रहा है और लॉकडाउन के असर जो हैं निश्चित रूप से लोगों के कामकाज पे, लोगों की इनकम पे, फाइनेंशियल स्टेटस पे और इमोशनल स्टेटस पे पड़ा है। जी लोगों ने नौकरियां खोई हैं या आधे वेतन पे काम कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हालात थे। अभी भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन लोग फाइट बैक कर रहे हैं, वापस अपनी पटरी पे आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपराध की बात करते हैं तो अपराध करने वाले जो भी इंसान होते हैं वो सिर्फ मजबूरी के कारण अपराध करते हैं, ये कहना सबके ऊपर फिट नहीं बैठता है जी, क्योंकि मजबूर बहुत लोग रहे हैं, लेकिन सबके सब अपराध का रास्ता उन्होंने नहीं चुना है जी। तो जो अपराध करते हैं उनमें आपराधिक प्रवृत्ति होती है, यानी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से वो ग्रसित होते हैं जी। और उन्हें मौका चाहिए होता है अपराध करने का जी। तो ये एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं उनकी मानसिकता निश्चित रूप से अलग होती है जी। वो जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, जो सामाजिक मापदंड से सही गलत, उसको वो लोग ज्यादा नहीं मानते हैं और वो सिर्फ मौका देखते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं कि उन्हें कब कैसा मौका मिले अपराध करने का, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो, चाहे वो धोखेबाजी हो, चाहे वो रिलेशनशिप में दिक्कतें हो। ऐसे मेरे पास, आप विश्वास नहीं करोगे, अभी मेरे पास आज ही एक 16 साल का बच्चा लाया गया उसके पापा के द्वारा ही, और उसने अपने पापा के क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड से लगभग 30-35 हजार रुपए जो है इस बीच में उसने खर्च कर दिए, उड़ा दिए, कुछ गेमिंग में, कुछ ऑनलाइन चीजें खरीदने में। तो अपने ही घर से चोरी हो रही है, 16 साल का बच्चा वो तो और इन लोग का कहना है कि ये लोग 5-6 साल से देख रहे हैं कि वो इस तरह की हरकत करता है, घर में पैसे पड़े हैं तो वो उठा लेना, पापा के जेब से, वॉलेट से पैसे चुरा लेना। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कि इस तरह की जो बिहेवियर होती है, ये बिहेवियर पैटर्न अचानक से नहीं आ जाती है कि अचानक से लॉकडाउन में लोग जो है अपराध करने लग गए, ये बिहेवियर पैटर्न में रहता है। लेकिन हमारे समाज में, हमारे एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जी, एक सवाल मेरा भी इससे जुड़ा ही हुआ है, आप जो जवाब दे रही हैं। आपने कहा कि ठीक है कि एक प्रवृत्ति होती है लोगों की, अपराध एक प्रवृत्ति होती है, वो लोग जो है इस तरह की चीज़ें करते हैं, अपराधों में मुब्तला रहते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि लोगों को जिस तरह से साइबर ठग हैं वो लोगों की लालच का फ़ायदा उठाते हैं, और ऐसे में कोरोना काल में जब लोगों के पास काम धंधा नहीं था, बेरोजगारी थी, तो वो आम आदमी भी चाह रहा था कि कहीं ना कहीं से हम अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएं, और यही एक मौका जो है वो तलाश के ऐसे लोगों को चुना गया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लालच में भी इन लोगों की गिरफ्त में फंस गए। तो दोनों ही तरफ से बात हुई। जी, रोमा भट्टाचार्य जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया। चंदना जी, आप सुन पा रही हैं हमको? जी जी, सुन पा रही हूँ। ये साइबर क्राइम जो जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं कोरोना काल के बाद, और ये महामारी में लॉकडाउन लगा, तमाम चीजें जो है प्रभावित हुई, हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, तमाम चीजें हुई। ऐसे में ये अपराधों का बढ़ना, और खासतौर से साइबर अपराधों का बढ़ना और उस पर लगाम ना लगा पाना, किस तरह से देखा जाए, क्या कहेंगी? ये तो महामारी तो ऊपर वाले ने बहुत अच्छी समय दिया है सबको घर में बैठकर ये सब काम करने के लिए, आराम से, तसल्ली से। तो मैं एक तरह से तो लाइटर साइड पर देखते हुए, मगर एक चीज और है साइबर क्राइम की। जी, साइबर क्राइम जितनी आसानी से आदमी कर लेता है उतनी ही आसानी से वो साइबर क्राइम पकड़ा भी जाता है। जी, क्राइम के अगेंस्ट हम लोग जब काम करते हैं तो हमारा ये, देखिए, आप क्राइम होने से नहीं रोक सकते। जी, क्राइम चाहे पेंडेमिक में होए चाहे पेंडेमिक के बाहर होए, क्राइम को रोकने के लिए ना तो गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ना तो गवर्नमेंट करवा रही है क्राइम, ना पुलिस करवा रहा है, ना प्रशासन करवा रहा है। अपन लोग दोष देते हैं इन लीगल एजेंसीज को,
परंतु क्राइम को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देती हूँ। मेरा हमेशा से जो काम रहा है वो क्राइम के अगेंस्ट एक्शन लेने का, जिसमें कि एक्शन लेकर जुडिशरी एंड पुलिस के थ्रू एक्शन लेने के बाद वो क्राइम कम होता है। क्राइम तो ये माइंडसेट, जैसा अभी मैडम ने बताया कि ये आपराधिक प्रवृत्ति कई जगह होती है एंड इट इज नॉर्मल, नेचुरल एवरीवेयर, हर कंट्री में हर जगह। इसको हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं? साइबर क्राइम के साथ फायदा ये है कि साइबर क्राइम की जितनी आसानी से आप घर में बैठ के कर सकते हो, उतनी ही आसानी से आपको एजेंसीज पकड़ लेंगे। तो इसमें ये आपको फिर भी थोड़ा सा दिल को तसल्ली देने के लिए, जैसे मर्डर हो गया और आपने किसी का रेप कर दिया या लूट कर ली, उसको हम उल्टा नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते। साइबर क्राइम को हम पकड़कर साइबर क्राइम के से प्रताड़ित जो लोग हैं, पीड़ित जो लोग हैं, हाँ, मूलतः असल में साइबर क्राइम की जो कहना चाहिए प्रवृत्ति है चंदना जी, उसमें ठगी के मामले ज्यादा होते हैं, फोर्जरी के मामले ज्यादा होते हैं, लोगों को ठगने का। लेकिन एक नया जो है सोशल मीडिया भी जो है उसका भी इस्तेमाल लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए अब फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी साइट्स पर अब फर्जी आईडी बनाकर लोगों को जो है ब्लैकमेल करने के भी मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस तरह की भी जो है अपराधों में जो है इजाफा होता जा रहा। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते चंदना जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह से या कड़े कानून बनाने से इस तरह के अपराधों को रोका जा सकता है, या सामाजिक चेतना या जागरूकता लाके इस तरह की मानसिकता को, आपराधिक मानसिकता को खत्म किया जा सकता है, अपराधों को रोका जा सकता है? क्या कहेंगे? हाँ, तो है, हमारे पास पूरे कानून हैं, हमारे पास पूरे उचित कानून, उचित हमारे पास सजाएं हैं, सब है। और मेरा इस मामले में ये भी कहना है कि जिस तरह से हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं, दे वेरी मतलब बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही हैं। आप देख लीजिए, जहाँ भी रिपोर्ट करेंगे आप, उस मामले को ये लोग पकड़कर उसका पूरा निदान कर देते हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन करके उसको सजा तक पहुंचा देते हैं। ये साइबर क्राइम में अपन को कम से कम ये तसल्ली है। मैं बहुत तरह के क्राइम के साथ डील करती हूँ, मुझे ये इसमें साइबर क्राइम की तरफ से सबसे कम अंदेशे हैं, सबसे कम खतरे हैं इंसानों को। मगर हाँ, बड़ी बड़ी लूट हो जाती है, बड़ी बड़ी रकमें लूट ली जाती हैं, फिर वो रकमें मिल भी नहीं पाती हैं, कई बार इस तरह से भी हो जाता है। सबसे ज्यादा जो सेंधमारी की जाती है लोगों के अकाउंट में की जाती है, और वही आज पैसा ही अपराधियों की देखना जाए तो अपराध की वजह बहुत हद तक पैसा ही होता है, और पैसा ही कमाने के लिए इस तरह के ये हथकंडे अपनाते हैं अपराधी। चंदना जी, आपके पास लौटूंगा। अंजना जी, क्या कहेंगी? नहीं, मैं आपकी रूमा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अपराध का ग्राफ 100% बढ़ा है जी। साइबर जो आप बताएं क्राइम ये भी हुआ है, लेकिन ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी हम तो डिसऑर्डर ही मानते हैं, और है जी। या तो साइकोसिस है या साइकोन्यूरोसिस है। क्योंकि आप देखिए कि ऐसी स्थिति में भी जब मानवता चीत्कार कर रही है, तो नकली फैमिली बना के बेच रहे हैं, अपना लाभ ले रहे हैं, तो आप उस स्थिति को क्या कहेंगे? जबकि मैंने ये देखा है इस बीच में कुछ लोगों ने अपना जो उनका जो भी उनका मतलब पैसे लेने का जरिया था, उन्होंने बदल लिया। मैंने देखा लोगों ने सब्जी बेचना शुरू कर दिया, फल बेचना शुरू कर दिया। तो ये एक डाइवर्शन है। आप कैसे भी सर्वाइव करें, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो आपका दिशा नेगेटिव जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही कि बहुत ग्राफ बड़ा है, जिसमें मध्यम वर्गीय वर्ग सबसे ज़्यादा मतलब वो है प्रभावित, क्योंकि निम्न वर्ग को तो हम लोग फिर भी मदद कर रही है सरकार, लेकिन हम लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा इसमें दयनीय हुई है। और इसको रोकने के लिए मैं बिल्कुल एज ए साइकोलॉजिस्ट में कहना चाहूँगी, हम दंड से तो नहीं रोक सकते। अगर हमें कोई भी अपराध को रोकना है तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो होता है वो दंड से केवल व्यवहार को रोका जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। इसलिए उनके साथ उनको ऐसे जगह रखना चाहिए और उनके साथ बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात हो, उनकी काउंसलिंग हो, उनसे लगातार बातचीत की जाए, तो काफ़ी कुछ परिवर्तन उनके बिहेवियर में लाया जा सकता है। जी अंजना जी, ये आपने सही कहा कि उनसे यदि बातचीत की जाए, उनके बिहेवियर में परिवर्तन लाने की बात की जाए, लेकिन ये जो अदृश्य दुश्मन है दरअसल अंजना जी। रोमा जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो अभी पहले कहा था कि एक तरह का डिसऑर्डर है जिसका ये शिकार होते हैं लोग और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं और तरह तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं, लेकिन ये जो साइबर क्राइम है ख़ास तौर से, इसमें आप किस तरह से लेंगी? ये भी क्या डिसऑर्डर है? क्योंकि ये बहुत जो है इंटेलेक्चुअल तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के काम है, जो बहुत ज़्यादा डिग्री होल्डर्स हैं, काफ़ी कंप्यूटर साइंस के बारे में वो जानते हैं, कंप्यूटर से किस तरह से हैकिंग करना, किस तरह से लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ा देना, ये आम दिमाग नहीं है इनका। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब चालाक लोग हैं, और सबसे बड़ी बात तो है कि पढ़े लिखे बहुत हैं। ऐसी स्थिति में
निश्चित तौर पर ये क्राइम करने के बाद भाग निकलने के रास्ते भी इन लोगों के पास बहुत होते हैं। तो क्या कहेंगे इसमें, ये भी एक डिसऑर्डर है क्या? देखिए, जो मैं बात कहना चाह रही थी आपने मुझे काट दिया। मैंने ये कहा था कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो आजकल हम लोगों को सिर्फ पढ़ने लिखने और ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर रही है, लेकिन जो हमारी मॉरल वैल्यूज है, जो हमें क्या करनी चाहिए क्या नहीं, एक सोसाइटी के क्या एक्सेप्टेड नॉर्म्स है, लोगों में ह्यूमिलिटी, लोगों में एक इंसानियत की पार्ट, ये नहीं है। अब इसका दायित्व बनता है पेरेंट्स का। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जब कोई भी घटना या बिहेवियर जो एक्सेप्टेड नहीं है वो बच्चे जब करते हैं, या मान लीजिए किसी को चोट ही पहुंचाना, धक्का दे देना, मारपीट कर देना छोटे बच्चों में आपस में, तो जो बच्चे के माता पिता हैं वो अपने बच्चे के बचाव में लग जाते हैं, वो उसकी गलती को दबाने छुपाने में लग जाते हैं, और यहीं से शुरू होती है मैनिपुलेटिव बिहेवियर बच्चों में। आज आप देखेंगे कोई बड़ा से बड़ा अपराधी है, उसको जो है छुड़वाने के लिए घर वाले आगे आ जाते हैं, तो उनके साथ जब अपराध होता है तो फिर वो कहाँ जाए। तो मेरा ये कहना है कि जब तक हमारी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव नहीं आएगा कि गलत को गलत कहने की हम में हिम्मत हो, गलत को गलत बताने में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी हो, तब तक अपराध बढ़ते जाएंगे। छोटा बच्चा जब गलती करता है, मार्क्स छुपा के मिटा देता है, माता पिता के पर्स से पैसे चुरा लेता है, माँ बाप सोचते हैं बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, 10 ही रुपए तो निकाले, 50 रुपए तो निकाले। अभी जो मैं आपको उदाहरण दे रही थी, आज 16 साल का बच्चा मेरे पास अपने पिता के द्वारा लाया गया, उसकी ये हरकतें 7-8 साल की उम्र से थी, अब वो 16 साल का हो गया। तब वो क्योंकि 10-20 रुपए निकाल लेता था, 50 रुपए निकाल लेता था, माता पिता ने उसको नजरअंदाज किया। तो ये होती है, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो दूसरे अपराध हो, जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि पेरेंटिंग क्या है, बच्चे की परवरिश क्या होती है, हमारे खुद के सोशल बिहेवियर, हमारी खुद की जो मॉरल वैल्यूज है वो हम नहीं सुधार पाएंगे, तो हम अपराध को नहीं रोक सकते। सो बहुत इम्पोर्टेंट है सही समय पे आपराधिक गतिविधियों को पहचानना और उसके लिए पर्याप्त कदम उठाना, मनोचिकित्सक के पास समय पे पहुंचना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अंजना जी। इस बात से तो इत्तेफाक बिल्कुल किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रोमा जी कह रही थी कि परवरिश ही सबसे बड़ी ज़रूरत है, और शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार देना एक अहम जिम्मेदारी है समाज की भी और माता पिता की भी, तभी जाकर के बात बन सकती है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि शिक्षित और संस्कारित परिवारों से भी ऐसे बच्चे निकल जाते हैं जो कहना चाहिए कि दुनिया की चकाचौंध में और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होने की चाह में, आगे बढ़ने की चाह में, उसमें भी अपराध का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं समझती हूँ कि सबसे पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए जी, क्योंकि आज जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, आज जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, आप देखिए कि उस बच्चे की तुलना हमारे पेरेंट्स दूसरे बच्चे से करते हैं जी। तो ये बहुत गलत है। बच्चे के अंदर 94% लाने वाला बच्चा भी सुसाइड कर रहा है जी। 98% आपको और क्या चाहिए? आप अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे से ना करें, बिल्कुल ना करें। और आपको ये कहना चाहिए कि ये तो परीक्षा है, ये तो हर वर्ष आती है, ये कोई कुंभ का मेला थोड़ी है जो 12 साल रहेगा। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप करेगा। ये बहुत आवश्यक है कि बच्चे के साथ हम खड़े हों और अपने बच्चे को हारना भी सिखाएं जी। अगर जीवन में कभी असफलता हमारे हाथ आती है तो कहते कोई बात नहीं, हम फिर से प्रयास करेंगे, है ना। ये एग्जाम्पल्स ऐसे कई हमारे यहाँ कोट किए जाते हैं। जैसे अभी किसी ने 26 साल आविष्कार किया, तो मतलब उन्होंने वैज्ञानिकों ने पूछा कि आपने 26 साल तक इसका आविष्कार किया, फिर आप इसमें आए, तो आप 26 साल तक आपने क्या सोचा, क्या फील किया? तो वैज्ञानिक एडिसन ने उन्होंने कहा नहीं, मैं 26 साल तक असफल नहीं रहा, मैं 26 साल तक प्रयास करता रहा, मुझे सफलता 26 साल के अंत में मिली। तो ये एक धैर्य और ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब जानते हैं कि जान है तो जहान है। फिर भी लोग कोरोना में जैसे ही लॉकडाउन खुलता तो एकदम बाहर क्यों आ रहे हैं जी। सब कुछ सबको मालूम है, सबको अपने घर एक बहू चाहिए, लेकिन फिर भी हम बेटी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बेटी को हम मार रहे हैं। ये क्या है? ये कौन सी मानसिकता है? हम किस विकृत समाज में रह रहे हैं? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। चलिए
अंतिम प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूं चंदना अरोरा जी से। चंदना जी, जैसा रोमा भट्टाचार्य जी कह रही थी, अंजना मिश्रा जी भी इसी बात से इत्तेफाक रखती हैं कि परवरिश एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यदि सही परवरिश शिक्षित बच्चों को करने के साथ संस्कारित भी बनाया जाए तब बात आगे बढ़ेगी और उस तरह से समाज जो है एक बेहतर दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। और अपराध यदि हम उसको पनपना ही ना दें, यानी प्रवृत्ति ही वो वैसी ना होने दें बच्चों में, तो जाहिर तौर पर है कि अपराध जो हैं उन पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये तो वो बात रही परवरिश की कि हम अच्छे संस्कार दें बच्चों को ताकि वो उनकी वो दिशा जो है वो सही हो सके और गलत दिशा में वो ना जा सकें। लेकिन जो अपराध कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अपराध में लिप्त हैं, ऐसे युवा और जो भटके हुए हैं, उनके लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या सलाह देंगी? सरकार को क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए और किस तरह का एक वातावरण निर्मित करना चाहिए ताकि जो अपराधी हैं उन्हें भी सही दिशा दिखाई जा सके? जी चंदा जी, चंदा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। चर्चा का समय समाप्त हो गया है। विषय ऐसा है कि काफ़ी लंबी इस पर बात हो सकती है और ये बहुत ही गंभीर विषय है आज की तारीख में कि बच्चों की मनोवृत्ति को किस तरह से जो है समझा जा सके और किस तरह से उनका पालन पोषण और उनकी परवरिश की जाए ताकि वो सही दिशा में आगे बढ़ें, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, ना कि अपराधों की तरफ उनका रुझान बढ़े। तो इस तरह के प्रयास हमें घर से ही शुरू करना होंगे, तभी जाकर बात बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रोमा जी आपका हमसे चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अंजना जी आपका बहुत शुक्रिया। चंदना जी आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। मैं आपको बार बार उधर देखने के लिए कह रहा था। ढिलाई टीका सब लगवा